जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल यानी ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्ती क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों, देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और NCERT सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस है। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से परीक्षा पूछा जा रहा है। आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे? अथवा करके देखिए बच्चों, बस्ती को परिभाषित कीजिए। बस्ती, गांव के लोग जो होंगे बच्चे वो जानते होंगे बस्ती। देखो बच्चों, किसी स्थान पर अस्थायी रूप से यानी स्थायी रूप से बसे क्षेत्र को बस्ती कहते हैं। जब आप कहीं स्थायी रूप से बस जाएंगे, रहते हैं, जैसे गांव में रहते हैं आप लोग, तो बस्ती ही है। इसमें लोग रहकर क्रियाकलाप यानी काम कार्य वगैरह क्रियाकलाप करके जीवन चलाते हैं तथा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन यापन करते हैं। आर्थिक मतलब बच्चों होता है पैसा वगैरह से, समझ रहे हो। स्थान, साइट एवं स्थिति, सिचुएशन के मध्य अंतर बताइए। देखो, ये भी इंपॉर्टेंस है। देखो बच्चों, स्थान या साइट से आशय उस भूमि से लगाया जाता है जिस पर कोई बस्ती बसी हुई है, जबकि स्थिति क्या होता है, जो सिचुएशन होता है उस बस्ती के आसपास के क्षेत्र से संबंधित होता है। समझ रहे हो, जो बस्ती के आसपास जो इलाका होता है, क्षेत्र जो होता है, वही है सिचुएशन। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं? तो बच्चों, बस्तियों के वर्गीकरण के आधार जैसे ग्रामीण बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं? जो गांव की बस्तियाँ होती हैं उसे ग्रामीण कहते हैं, और जो शहर की बस्तियाँ होती हैं उसे नगरीय बस्तियाँ कहते हैं। बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थिति तथा आकृति के आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। आइए बच्चों, इसका उत्तर देख लेते हैं। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद में मानव भूगोल में मानव बस्तियों का मूल स्थान है अतः उनका जो है अध्ययन पूर्ण, औचित्यपूर्ण तथा आवश्यक है। बस्तियों का स्वरूप उस क्षेत्र के पर्यावरण और मानव के संबंध को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बस्तियों के वर्गीकरण में जनसंख्या सर्वव्यापी मानदंड है, क्यों नहीं हो सकती? बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या सर्वव्यापी मानदंड क्यों नहीं हो सकती? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, भारत और चीन में अधिक जनसंख्या होने से गांव में अधिक जनसंख्या रहती है। बच्चों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? चीन में है, उसके बाद भारत का स्थान है। जनसंख्या रहती है, जबकि यूरोप जैसे हो गया, अमेरिका में उतनी जनसंख्या नगरों में रहती है। अतः बस्तियों के वर्गीकरण का सर्वव्यापी मानदंड जनसंख्या नहीं हो सकती। नम बिंदु क्या है? तो बच्चों, नौ बिंदु ये लोगों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं? तो जैसे नदियाँ हो गई, झील हो गए, तालाब तथा झरने नम बिंदु हैं। ये लोगों को पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, यानी जल सुविधाएं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संसार के दो प्रमुख प्रशासनिक नगरों के नाम लिखिए। उत्तर देखेंगे बच्चों। संसार के दो प्रमुख प्रशासनिक नगर हैं नई दिल्ली, कैनबरा। विश्व नगरी से क्या आशा है? वर्तमान में विश्व में कितनी विश्व नगरी है? तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगर विश्व नगरी या मेगा सिटी कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में 25 मेगा सिटी यानी विश्व नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चीन के बाद विश्व का दूसरा सघनतम बसा देश कौन सा है? उनकी जो है अनुमानता वर्तमान जनसंख्या कितनी है बच्चों? चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, चीन के बाद विश्व का दूसरा सघनतम बसा देश भारत है, जिसकी जो है वर्तमान अनुमानता जनसंख्या 136 करोड़ है। पहले किसी 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी, लेकिन बच्चों अब 136 करोड़ यानी और बढ़ गया होगा। अब जनगणना होगी, जान लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से आपका क्या आशय है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बच्चों आइए देखते हैं जनगणना किसे कहते हैं। कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वालों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों को की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? जनघनत्व कहते हैं। समझ रहे हो? 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मीटर, एक वर्ग किसे बच्चों? जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर किसे कहेंगे? 1 किलोमीटर इधर, 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 ये वर्ग बन गया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? जनघनत्व कहते हैं। तो भारत का कुल जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। देखो, जनसंख्या का घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? तो आइए बच्चों देखते हैं। देखो, जनसंख्या घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बटे देश का कुल क्षेत्र।
ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम और उसके जनसंख्या घनत्व सहित लिखिए। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बच्चों बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। कहाँ? जो है बिहार में। भारत के किन्हीं 2 भाषाई परिवारों के नाम लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा में पूछा भी गया है। तो हिंदी आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ये जो है भारत की 2 भाषाई परिवार है। भारत के किन किन राज्यों में जनसंख्या का निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, या किस राज्य में निम्नतम है? तो भारत के केरल हो गया बच्चों, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा तथा पुदुचेरी राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न 20% है। इनमें केरल में न्यूनतम वृद्धि दर 9.4% है। केरल बच्चों साक्षरता में सर्वाधिक स्थान रखता है, यानी महिला पुरुष दोनों में साक्षरता सर्वाधिक केरल में है। और लिंगानुपात भी केरल है, यानी महिलाओं की संख्या केरल में ज़्यादा है। भारत में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना कितना है? देखो बच्चों, भारत में नगरीय जनसंख्या 31.2 तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों की जो है विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। 10 लाखी माने क्या होता है? जिसकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो। जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे 10 लाखी जनसंख्या नगर कहते हैं। समझ रहे भैया? देखो उत्तर लिखेंगे बच्चों। उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर इस प्रकार हैं, जैसे प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली, ये सब क्या है बच्चों? 10 लाख से ऊपर इन लोगों की जनसंख्या है।